ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीएससी पर्पस से जो आपका चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इसका वेटेज भी है, काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं। 10th लेवल पर भी, 9th लेवल पर भी पूछा जाता है एनटीएससी। 11th में भी आपका ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर फिर रिपीट होगा। 12th में मॉडर्न फिजिक्स में भी रिपीट होगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट ऐसे रहेंगे जो आपका 12th तक पीछा नहीं छोड़ने वाले। हालांकि 9th 10th में भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है, एनटीएससी में इसके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग इसके क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमको कैसे उनको करना है, कैसे उन पर सोचना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुछ चीज़ें मैं साथ साथ आपको पढ़ाता भी चलूँगा कि कैसे क्वेश्चन जो आए हैं उनको किस कॉन्सेप्ट के साथ करें। जो टॉपिक आपका नहीं पढ़ा होगा वो मैं साथ में आपको पढ़ा भी दूंगा। चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल कैन बी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सी। मैं कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें बता दूँ, जैसे क्वांटम नंबर्स जो होती हैं, देखिए क्वांटम नंबर्स क्या होती है बेटा? क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं, कोई बता सकता है? ठीक, क्वांटम नंबर्स एक नंबर का ऐसा सेट होता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताता है। इसमें पहली क्वांटम नंबर जो होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल n से, और ये रिप्रेजेंट करती है सेल नंबर को। सेल नंबर समझते हैं, KLMN, उसको जो रिप्रेजेंट करता है, मेन एनर्जी लेवल को जो रिप्रेजेंट करता है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये सेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर कभी सेल नंबर दिया हो, कभी शेल नंबर दिया हो और आपसे पूछा जाए कि उस पर्टिकुलर शेल नंबर में नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होंगे, तो फार्मूला होता है n का स्क्वायर। और अगर उसी में पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस शेल में कितने आ सकते हैं, तो उसका फार्मूला होता है 2n का स्क्वायर। जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसके जस्ट डबल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये बात हो गई पहली क्वांटम नंबर की। तो उन्होंने जनरल जो सवाल पूछा है, अच्छा ये एजीमुथल से है। जो सेकेंड क्वांटम नंबर होता है उसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। बाकी मैं 2 इरेज कर देता हूं, मैं उधर बता दूंगा अभी, चूंकि ये बताना आपके लिए ज़रूरी है। इस पर क्वेश्चन आते भी हैं और आगे भी आएंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल l से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को। अच्छा, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जो ये रिप्रेजेंट करता है सबसेल को। बेटा सबसेल कौन से होते हैं, कोई बताएगा सबसेल? हाँ ठीक, SPDF, SPDF ये होते हैं। S के लिए जो L की वैल्यू होती है वो 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए 3 होती है। ओके, ये फिक्स्ड होती है। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, आगे भी आएंगे तो वैसे ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर जो L है, L की वैल्यूज वो 0 to n-1 तक हो सकती हैं। मतलब अगर n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू हमेशा एक कम आएगी, 1 तक आ सकती है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं सभी एग्जांपल दे देता हूं 5 मिनट में। अच्छा, कभी L के लिए पूछा जाए, L गिवन हो, गिवन वैल्यू ऑफ L की वैल्यू गिवन हो और उसके लिए पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 2l+1,
जो भी वैल्यू दी हो उसमें आप लगा सकते हैं। और अगर कभी दिया हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, ये मैक्सिमम के लिए बात कही जाती है, मैक्सिमम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, तो उसका फार्मूला होता है 2l+1। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4l+2। किसी भी गिवन वैल्यू ऑफ l के लिए नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जाए तो उसके लिए जो फार्मूला आएगा वो आएगा 4l+2। एक्चुअल में ये आना चाहिए, लेकिन इसी को मॉडिफाइड फॉर्म में यहां दिया गया है। तो पहला इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इन्होंने कहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल कैन बी। हाँ आप बताइए आप क्या चीज, एल जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है या सबसेल है, ओके हाँ, कभी भी एल की वैल्यू दी जाए या सबसेल की बात करेंगे तो उसको एल के टर्म में बताएंगे, और कभी सेल की बात करेंगे तो एन के टर्म में बताएंगे, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये सेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ये सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट किया जाता है, और तो इसमें जब कभी भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल कोई पूछेगा तो क्या फार्मूला आएगा 2l+1, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई पूछेगा तो 2 × 2l+1। समझ पाए? मेरी आवाज सारे लोग सुन पा रहे हैं? ठीक, कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक, तो ये दो चीजें यहां पर हो गई। एक दो और क्वांटम नंबर होती हैं, एक होती है आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक होती है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज होती है वो -L to +L तक होती हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर जो होती है वो +½ और -½ होती है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं अभी दोनों वो भी समझाऊंगा आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसका पहला ऑप्शन सही होगा 4l+2 सबसेल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n+2। नाइट्रोजन जिस पर 2+ चार्ज है उसमें पूछ रहे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बताइए बेटा कितने होंगे, कोई आइडिया लगाइए। तो सबसे पहले हमें नाइट्रोजन का नंबर एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p3, यही तो आएगा, बोलो यही आएगा ना। ठीक, अब इन्होंने कहा कि ये पहले फिलिंग कर ली हमने, पहले न्यूट्रल एटम फिल कर लिया, मतलब अब हम बना के दिखाते हैं आपको ऑर्बिटल। ये हो गया 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। पाउली का लॉ कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं विद अपोजिट स्पिन, मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो, और स्पिन क्या होनी चाहिए अपोजिट। जिसका हेड ऊपर होता है इलेक्ट्रॉन का उसको मान के चलते हैं कि वो क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, और जो जिसका हेड नीचे होता है उसको मान के चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। तो ये बात हो गई 1s2 की। दूसरी ये बात हो गई 2s2 की, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया 2s2। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, p में 3 होते हैं, 3 p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। s में 1 होता है, p में 3 होते हैं 3, d में 5 होते हैं, f में 7 होते हैं। ठीक, ऑड में चलता है। तो इसमें ये 2p है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 3। ये 3 लॉ हैं जिनको हमको पढ़ना है, मैं अभी क्वेश्चन के साथ साथ आपको पढ़ाता चलूंगा। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, कोई बताएगा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमेशा ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया जाता है। जो आपको हमने एक चीज पढ़ाई होगी 1s2 2s2 2p6 3s 3p 4s 3d, ये पढ़ाया है ना आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए। तो ये जो ऑर्डर दिया है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबसेल है। ये
ये सबसेल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यही अबाउ प्रिंसिपल है। अबाउ ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमेशा सबसेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। जो ये सबसेल आपके ऊपर दे रखे हैं, इनका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है और इन्हीं में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाएगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये अबाउ का प्रिंसिपल है। दूसरा एक लॉ है हुंड प्रिंसिपल, जिसको यहाँ पे हमको अप्लाई करना है। अभी हम आपको दिखाते हैं। हुंड प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आपके सेम एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे, जैसे p और d, जैसे p और d ये हैं, ठीक। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 5 होते हैं। तो हुंड प्रिंसिपल बहुत सिंपल सी बात कहता है, पूरी लाइफ के लिए आपको याद हो जाएगी। हुंड कहते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये तो पता है पहले से। हम कह रहे हैं हुंड के अकॉर्डिंग इन ऑर्बिटल्स में पहले सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, उसके बाद डबल किया जाएगा। मतलब अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं p में, तो आप ऐसे फिल करेंगे, ना कि आप ऐसे फिल करेंगे। आप ऐसे फिल नहीं कर सकते। ये भी तो 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा, बोलो। हमने एक में डबल कर दिया और एक में सिंगल किया, ये भी तो 3 है ना? Yes, sir. लेकिन इस तरीके से आप इसे फिल नहीं कर सकते। हुंड ने कहा कि जब कभी भी सबसेल में आप सबसेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे होंगे, तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें मैक्सिमम फिल कर लेंगे। उसको बोला जाता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मतलब अगर हमको d5 इलेक्ट्रॉन, मतलब d में 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हो, 5 इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान रखना है कि 5 इलेक्ट्रॉन पहले सारे ऑर्बिटल में एक एक फिल कर लेंगे। उसके बाद जब 6th आएगा तब डबल करेंगे, है ना? हाँ, पहले सिंगली ऑक्युपाइड करेंगे सारे ऑर्बिटल्स को। जब सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड हो जाएंगे, एक सबसेल की बात कर रहा हूं, जैसे डी में जब फिल करना स्टार्ट करेंगे, तो पेयरिंग तब स्टार्ट होगी, डबल होना तब स्टार्ट होंगे जब पहले सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। समझ पाए? Yes, बोलिए। तो ये हुंड प्रिंसिपल है, जिसको ध्यान रखना है। और तीसरा जो लॉ है वो है पाउली का लॉ। पाउली ने कहा है कि उन्होंने 2 बातें कही। एक तो बात कही कि एक एटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती। ये मैं आपको पढ़ा के बताऊंगा, अभी इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पाउली का जो दूसरी बात कहते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और विद अपोजिट स्पिन। तो 3 लॉ आपको ध्यान रखने हैं। अबाउ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होगी। हुंड के अकॉर्डिंग एक सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर लेंगे, पेयरिंग उसके बाद स्टार्ट करेंगे। और तीसरी बात जो पाउली के अकॉर्डिंग है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकेंगे और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इन्होंने कहा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n+2 में। अब आप बताइए, ये नाइट्रोजन का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है न्यूट्रल एटम का। बताइए बेटा, अगर आपको इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो आप क्या करेंगे? 2+, क्या करेंगे? बोलिए। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना। तो जो आउटर होता है, जो बाहर की तरफ होता है, देखो फिलिंग हमेशा अंदर से बाहर की तरफ होती है और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हमेशा बाहर से अंदर की तरफ होता है। बताइए सबसे बाहर की तरफ कौन है? 2p है। तो इसमें से 2+ चार्ज दिख रहा है, तो 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। तो मान लो एक ये निकाल दिया, एक ये निकाल दिया, तो बताइए क्या हालात बचे? सिर्फ 2p1 बचेगा, नहीं बचेगा? बचेगा ना, सिर्फ 2p1 बचेगा। तो ये पूछा गया है कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जहां पर पेयर प्रेजेंट है वो पेयर्ड हैं, और जहां पर पेयर नहीं प्रेजेंट है वो अनपेयर्ड हैं। अगर केवल नाइट्रोजन में पूछ लेता कि कितने अनपेयर्ड हैं, तो आपका आंसर क्या होता? 3, है ना। और अगर पूछ रहा है n2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा? 1 होगा। बताओ आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। दिस विल बी राइट आंसर। समझ आया?
बोलो ठीक। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अल्फा पार्टिकल्स आर। मैं नहीं बताऊंगा, बताइए अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बोलो। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब हीलियम में क्या होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बोलो बेटा, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। अगर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो हीलियम में क्या बचेगा, सिर्फ 2 प्रोटॉन बचेंगे और 2 न्यूट्रॉन बचेंगे, और इसके ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। क्या अल्फा पार्टिकल में कोई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, तो अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही, दिस विल बी राइट आंसर। समझ पाए, अल्फा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं, और हीलियम का न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। समझ पाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कोई स्पीसीज, ऐसे कोई एटम, ऐसे कोई आयंस जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन से होंगे, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो जाएं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, कह रहे ऑक्सीजन -2 है। ऑक्सीजन का अपना एटॉमिक नंबर कितना होता है, पहले से कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, एटॉमिक नंबर 8 होता है। 2 माइनस का मतलब 2 और ऐड हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा ऑप्शन इसी का क्या है, F-। फ्लोरीन में फ्लोरीन का अपना एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो बेटा, 9, और माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक और आ गया, तो टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब पहला ऑप्शन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक। दूसरी बात करते हैं, सेकंड, सारे ऑप्शन चेक करते हैं। ये सेकंड स्टेज का क्वेश्चन है। सेकंड स्टेज में ऐसे ही आते हैं जिसमें आपको कई ऑप्शन चेक करने होते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और +1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो इसमें -1 करेंगे, कितने आए, 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, और 2- ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10, है ना। तो इसका मतलब ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। थर्ड ऑप्शन, आर्गन और पोटेशियम। आर्गन थर्ड ऑप्शन, आर्गन का अपना एटॉमिक नंबर होता है 18, और इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन आया है ना गया है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का होता है 19, लेकिन पोटेशियम के ऊपर प्लस लगा है, प्लस का मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो कितने बचे, 18। मतलब आर्गन में भी 18 और पोटेशियम में भी 18, तो इसका मतलब ये भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। अच्छा, क्लोरीन और आर्गन, क्लोरीन का 17 होता है, आर्गन का 18 होता है, चार्ज कोई दिया नहीं है, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। बताइए इन चारों में से पहला, दूसरा, तीसरा, 3 ऑप्शन आपके जो है वो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, दिस विल बी राइट आंसर। ये सेकंड स्टेज में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ सोडियम मूव्स फ्रॉम इट्स वैलेंसी सेल टू के सेल, इट विल बी। ये रहा आपका न्यूक्लियस,
ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये पहला सेल, इसको बोलते हैं के, ये दूसरा सेल, इसको बोलते हैं एल, ये तीसरा सेल, इसको बोलते हैं एम, ये चौथा सेल, इसको बोलते हैं एन। मतलब सेल नंबर के अकॉर्डिंग ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। अब आप बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी 0 होती है और वो तब होती है जब इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर एस्केप कर जाए, जब एटम आयोनाइज हो जाए, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जब तक चक्कर लगाता रहता है तब तक उसकी एनर्जी कितनी रहती है? नेगेटिव ही रहती है। समझ पा रहे हैं? न्यूक्लियस के नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है और बाहर वाले की ज्यादा होती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और जो अंदर होगा उसकी कम होगी। अब इसमें दो ऑप्शन बन रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल से, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल से अंदर मूव करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा? रिलीज करेगा। बोलो, तभी तो अंदर जाएगा। ज्यादा एनर्जी है, मोर एनर्जी से लेस की तरफ जा रहा है, तो कभी भी आउटर सेल से अंदर की तरफ आएगा तो एनर्जी रिलीज करके आएगा, और कभी भी अंदर से बाहर आएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके आएगा। एनर्जी एब्जॉर्ब। अगर कभी इलेक्ट्रॉन अपने लेस नंबर ऑफ सेल से अब मोर नंबर ऑफ सेल की तरफ जा रहा है, लेस नंबर ऑफ सेल पर है, मोर नंबर ऑफ सेल की तरफ जा रहा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा। और कभी बाहर आउटर सेल में है और इनर सेल में जा रहा है तो एनर्जी रिलीज करता हुआ जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर बता दो मुझे। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, क्या करें बेटा? हाँ, रिलीज एनर्जी, बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा वैलेंस सेल से के सेल में आया है। वैलेंस सेल इसका सोडियम का क्या होता है? सोडियम होता है 11, मतलब 281। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस सेल का वो किस में होगा? एम सेल में होगा, और एम से के में आया है, मतलब आउटर सेल से इनर सेल में आया है। आउटर सेल से इनर सेल में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। समझ पाए? अगर यहीं पर कह देता कि के सेल से वैलेंस सेल में जा रहा है तो क्या होता? तो एब्जॉर्ब करता, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता। और केवल सोडियम के लिए ही क्यों, दुनिया के किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास वाले सेल से कम नंबर ऑफ सेल से हायर में मूव कर रहा है तो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, और अगर हायर से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करता हुआ आएगा। ठीक है? तो हाँ, अगर आपने कहा कि जब वो एटम्स निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मैक्सिमम 0 हो जाती है। हाँ, सर 0 मतलब उसमें एनर्जी नहीं बचती। जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहता है तब तक उसकी एनर्जी निगेटिव रहती है और वो कंटिन्यूअस मोशन में रहता है। जिस टाइम पर वो न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर चला जाता है, इसका मतलब एटम आयोनाइज हो गया। आयोनाइज हो गया तो न्यूक्लियस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं बचेगा। अगर इन्फ्लुएंस नहीं बचेगा तो न्यूक्लियस बाहर जाके क्या उसी तरीके से मोशन करेगा? नो सर, नहीं करेगा। तो इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या हो गई? 0 हो गई। 0। बोलो। ओके सर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम। बेटा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से? 1H1, 1H2, 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम। सेकेंड वाले को ड्यूटेरियम, थर्ड वाले को ट्राइटियम। आइसोटोप में होता क्या है एक्चुअली? सेम एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफर कर जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? आइसोटोप। क्या कहा जाता है? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आइसोटोप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन किसको कहते हैं? एटॉमिक नंबर को।
और आइसोटोप में एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, तो चाहे प्रोटियम ले लो, चाहे ड्यूटेरियम ले लो, चाहे ट्राइटियम ले लो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जितने प्रोटियम में हैं उतने ट्राइटियम में होंगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइसोटोप में सिर्फ न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है, तो प्रोटियम और ड्यूटेरियम में अगर 1 है तो 1 ही रहेगा। समझ पाए? ऐसे ही किसी दूसरे एटम के लिए पूछ सकते हैं कि क्लोरीन 1735 है और क्लोरीन 1737 है, बताइए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? एक एग्जाम में पूछा गया, एक एग्जाम में सवाल पूछा गया कि क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो कितना आएगा? 1 2 3 4 कितना आएगा? 1 आएगा, एग्जैक्टली 1 आएगा। पूछने का तरीका चेंज हुआ सिर्फ, बाकी तो चीज सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ले लो 17 और नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके ले लो 17, 17 अपॉन 17 कट हुआ 1 आया, तो कोई ऐसी डाउट वाली बात नहीं। बोलो बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2+ इज Mn2+। जो मैंगनीज होता है, मैंगनीज ये होता है 25। इसको जब फिलअप करते हैं तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d0 ये आता है, सॉरी 3d5 आता है, 3d5 आता है। हाँ हाँ बताओ। जब भी कभी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच कोई बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। जिस टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो किसी भी एटम का जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और बाहर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच एक तरीके का बॉन्ड बनेगा, तभी इलेक्ट्रॉन उसके पास स्टेबल रह पाएगा। समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही ऐसा हो रहा है जो आप कह रहे हैं। भैया इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है और न्यूक्लियस में प्लस चार्ज है, तो माइनस और प्लस को बीच में पकड़े रखने का काम कौन सा फोर्स कर रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सीधी सी बात है कि उनके बीच जो इन्फ्लुएंस होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रॉन जब कभी भी आके ऐड होगा तो उस टाइम पर एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन पहली बार में। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन लाओगे तो नहीं रिलीज होगी, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। समझ रहे हैं? और किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि Mn2+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। देखो बेटा, एक लाइन में लिखा हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। Mn ये होगा 25 1s2 2s2 2p6 ये हो गया पहला सेल। ये दूसरा ये है 3s2 3p6 और 3d5 4s2 ये रहेगा। ये न्यूट्रल कंडीशन में है कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा बेटा, इसको Mn2+ कर दें। अब सारे लोग बताइए बच्चों कि 1s2 अब कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? मुझे बस इतना बता दो। जब इसको 4s से, ये नंबर जिसमें ज्यादा होगा वहां से निकलेगा, तो ये रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 4s से क्या हो जाएगा? 0। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी सेल में कितने हो जाएंगे? 6 + 2 8 और 5 13। बताइए 2 8 13 कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। बोलिए, समझ आए? कोई डाउट है किसी के मन में? इलेक्ट्रॉन निकालते टाइम ध्यान रखिएगा, गड़बड़ हो जाता है, और जहां पर लिखा होगा वहां पर ये वाला जो है ये 4s2 और 3d6 3d5 लिखा मिल सकता है आपको, लेकिन एक्चुअल में होता ये है कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है फिर 3d में जाता है, लेकिन निकलता
उल्टा है, पहले निकलेगा 4s से और फिर उसके बाद निकलेगा 3d से। अगर इसको 3+ कर दें तो d से भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, समझ पा रहे हैं? ठीक, अगर इसको +4 कर दें तो d से भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, वैसे होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटायर पॉजिटिव चार्ज, ये तो आप सबको आता होगा, बोलो। इंटायर पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल एरिया एज इट्स सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, दिस वाज सजेस्टेड बाय। न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था पहली बार? तो इतनी स्लो आवाज क्यों है? तो अच्छे से आवाज आपको देनी चाहिए, बोलो। ठीक 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 ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये सब कर लेंगे। द आइसोटॉप पोजेसेस, इसके बारे में बताइए। सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलिए। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स, कौन सा ऑप्शन? डी। यस सर। लास्ट वाला बी, हाँ ये सही है। आइसोटोप्स, ये जो आइसोटोप्स होते हैं ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी या रिएक्शन नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आइसोटोप है तो उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे तो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन का नेचर है वो सेम होगा। चूंकि मास नंबर डिफर करता है और मास नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है, सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। ये भी आपको याद रखने वाला ऑप्शन है। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। पहले ऊपर से आप सॉर्ट आउट करिए, फिर नीचे आंसर लगाइए। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के लिए क्या चीजें ट्रू होती हैं, देख लेते हैं बेटा। चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ये मान के चलिए। इन्होंने कहा एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गलत बात है ना? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये अच्छी बात है। और अगर ये नहीं मिलता है तो इसी के इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको सही मान लेंगे। और अगर कभी मास नंबर की बात कोई करता है, मास नंबर, तो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या इन्हीं को न्यूट्रॉन्स, या कलेक्टिवली इनको कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ये भी ऑप्शन में हो सकता था, न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली न्यूक्लियंस कहा जाता है। अब आप देखिए, इन्होंने कहा एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पहली बात गलत है ना? बोलो। दूसरा, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये बात सही है, बोलो, ये बात सही है। फिर तीसरी बात, एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सही बात है क्या? नहीं, गलत है। फोर्थ क्या है? द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात सही है। अगर एटम न्यूट्रल होगा तो ये बात सही है। तो ये फोर्थ, मतलब सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और सेकंड थर्ड फोर्थ, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए? ठीक, आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे एन एटम विथ 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स विल हैव अ वैलेंसी ऑफ, सारे लोग दिमाग लगाइए, कहना क्या चाह रहे हैं। एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है, वैलेंसी 3 होगी इसकी। डिजिटली मारूंगा सबको। 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब उसका एटॉमिक नंबर 3 है, और एटॉमिक नंबर 3 लिथियम का होता है। इसका मतलब 3 प्रोटॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे, और इलेक्ट्रॉन 3 होंगे तो इसको कैसे फिलअप करोगे? 2,1। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस शेल में 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगर थोड़ी सी गलती की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। छोटा दिखने में है, कॉन्सेप्ट है उसमें, समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद वन एनोदर, ये आप बताइए मुझे, सारे चेक करने पड़ेंगे कौन कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ए है? Yes sir. पक्का ना? Yes sir. अच्छा देख लेते हैं। सोडियम में कितने होते हैं? 11। अच्छा 1 चला गया है, -1 प्लस है तो 1 चला गया है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा नियान में होते ही 10 है, ना तो चार्ज है ना कुछ है, तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। आपका आंसर बिल्कुल सही है। और कोई तो नहीं है? चेक किया ना? पोटेशियम 19 होता है, +1 मतलब 18 बचे, और ऑक्सीजन में होते ही 8 हैं, तो ये तो है नहीं, ये तो गलत बात है। नियान में 10 है और इसमें 8 हैं, ये भी नहीं है। सोडियम में 10 थे, 11 थे, 1 चला गया, 10 बचे, और पोटेशियम नहीं, ये भी नहीं है। सही है 11, मतलब ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए? बोलिए। तो इस टाइप से। अच्छा आइसोटोन कभी कहे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, समझ पा रहे हैं? तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए होगा, तो वहां पर वैसे सोचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द मास ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज दैट ऑफ, ऑप्शंस पढ़िए, आंसर बताइए। कार्बन एटम, एन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन एटम, बताइए। कह रहा है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज दैट ऑफ, प्रोटॉन का मास किसके इक्वल होता है? कार्बन एटम के इक्वल, इलेक्ट्रॉन के इक्वल, या हाइड्रोजन आयन के इक्वल, या ऑक्सीजन एटम के इक्वल? बोलिए। हाइड्रोजन आयन होता है ना? इतनी घबराहट बताती है, कॉन्फिडेंस नहीं है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्लस का मतलब, H प्लस का मतलब 1 प्रोटॉन ही बचा, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो H प्लस के अंदर सिर्फ ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट। प्रोटॉन इज प्रेजेंट, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन आयन। अच्छा यहीं पर कह देता द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द, तो क्या कहते? आप हाँ चार्ज की बात करता तो बी ऑप्शन सही होता, सेकंड वाला। और अगर मास कह रहा है तो हाइड्रोजन आयन सही होगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा एटम या एलिमेंट आप बताइए जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर इक्वल हो। बताइए पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन होता है जिसका एटॉमिक नंबर मास नंबर इक्वल होता है? हाइड्रोजन होता है। हाँ एक बार और पूछा गया कि ऐसा एलिमेंट बताइए जिसमें न्यूट्रॉन्स नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते, वो भी हाइड्रोजन है। आइसोटोप की फॉर्म में तो होते हैं नॉर्मली, अगर आप प्रोटियम लेंगे तो उसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होंगे, है ना? बोलिए। अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम होता है, हाइड्रोजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलिमेंट हैज एटॉमिक वेट, ये आपका थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का सवाल आ गया है, बहुत ही सिंपल। आप इसको पढ़िए और बताइए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एन एलिमेंट हैज एटॉमिक वेट W एंड एटॉमिक नंबर N, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज, बताइए। W माइनस N ना? सब लोग पिटने की रास्ता देख रहे हो। थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इतना सिंपल सवाल। इसमें केमिस्ट्री कम रीजनिंग ज्यादा है। जब वो कह रहा है कि एन एलिमेंट एटॉमिक वेट आपका W है, एटॉमिक नंबर N है, नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना, तो यही चीज तो ये है। बोलिए। अगर यहीं पर कहता नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
तब आपका सवाल होता कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तब आपका ऑप्शन सही होता। लेकिन जब वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है तब थोड़ी ना आप करोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर n बोल चुका है, इसलिए पहला ऑप्शन मैंने W-n बनाया। मैक्सिमम बच्चों से अगर टाइम लिमिटेशन लगा दिया जाए तो ये गलती हो जाएगी तुरंत, जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? सी ऑप्शन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। When, अब आगे पढ़िए। When alpha particles sent through a gold foil, most of them are go straight through the foil. The reason is, सबने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल जब फेंके जा रहे थे, ये एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल का एक्सपेरिमेंट था, तो सबने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे? पास हो जा रहे थे स्ट्रेट। कुछ ऐसे थे जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, और उनमें से बहुत थोड़े ऐसे थे जो अपने पास से वापस आ रहे थे। ठीक, तो अब ये क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल। इससे दो ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पास्ड स्ट्रेट। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन किया था वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड फ्रॉम वेरी स्मॉल एंगल, एंड वेरी वेरी फ्यू मतलब बहुत ही कम डिफ्लेक्टेड या बाउंस्ड बैक, बहुत कम ऐसे थे जो वापस आए थे। ये ऑब्जर्वेशन थे। कंक्लूजन ये निकाला था कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम इज एम्प्टी, ज्यादातर वॉल्यूम क्या है? एम्प्टी। सेंट्रली लोकेटेड एक पॉजिटिवली चार्ज है, रिजिड है, और उसका नाम न्यूक्लियस दिया था उन्होंने। तो अब बताइए, अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन, बात सही है, लेकिन सवाल से कोई मतलब नहीं। अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में काफी ज्यादा हैवी होता है, बात सही कह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन से उसका कोई मतलब नहीं है। फिर कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ये भी बात सही है, लेकिन उसका क्वेश्चन से क्या लेना देना? उन्होंने कहा मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ये बात सही है। अब व्हेन अल्फा पार्टिकल आर सेंट थ्रू गोल्ड फॉइल, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, दिस रीजन, द रीजन इज मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। समझ पाए? नन ऑफ द, हाँ, बहुत तेज समझ आया किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन शेल, शेल की बात कर रहा है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोचिए, जोर डालिए। 16 है ना? ये रहा न्यूक्लियस, अभी बना के दिखाया था। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। के एल एम एन। के के लिए क्या होता था? के के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए, हाँ, ये होगा n स्क्वायर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा 2n का स्क्वायर। तो क्या पूछा गया है? ऑर्बिटल पूछा गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन n सेल, n मतलब फोर्थ सेल में, और फोर्थ सेल का क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, 16 आंसर। इलेक्ट्रॉन पूछा जाता तो 2n का स्क्वायर हो जाता। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An atom of an element has 15 electrons in m cell and 2 electrons in n cell. Atomic number of the element will be. ये क्वेश्चन अच्छा भी है और आपको सोचने पे मजबूर भी करेगा। मतलब कह रहे हैं कि K, L, M और उसके बाद N। हाँ ठीक है, सही है। N ये है 1 2 3 4। भैया M और N की बात तब करोगे फिलिंग की जब K और L फिल हो जाए, है ना? तो इसका मतलब इसमें 2 और इसमें 8 फिल हो चुके हैं, तभी तो M और L की बात कर रहे हैं। अगर नहीं फिल हुए होते M और N की बात नहीं करते, और M और N की बात कर रहे हैं, इसका मतलब K और L कंप्लीटली फिल्ड हो चुके हैं। कह रहे हैं 15 इलेक्ट्रॉन M में है और 2 इलेक्ट्रॉन N में है। बताइए क्या पूछा है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा? सारे प्लस कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 8 2 10, ठीक 27। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। बोलिए। अच्छा 27 पे कौन सा एलिमेंट होगा बताओ? अरे हाँ हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं।
सही बोल रहे थे, कोबाल्ट, कोबाल्ट होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कोबाल्ट होगा, सही है। फिर आगे बढ़े, ये आपको पता होना चाहिए, 30 तक एलिमेंट के नाम कम से कम जरूर पता होना चाहिए, होने तो आगे वाले भी चाहिए लेकिन 30 तक तो जरूर होने चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, ये सेकंड स्टेज का क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपको सोचना पड़ेगा कि क्या सिस्टम है। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा, चार्ज निकालना पड़ेगा, तब आपका फॉर्मूला आएगा। इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट ए का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ए का है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक, ये है। अब आप बताइए वैलेंसी की डेफिनेशन क्या थी? आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल कहते हैं, और आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी क्या होती है? वैलेंसी, यही तो होती है, बोलो। आउटर मोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी यही तो कहता है कि आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल कहते हैं, और आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। अच्छा, बी का क्या कॉन्सेप्ट है? बी है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी 1, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी 3, 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी 4, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन होने पर वैलेंसी 5 नहीं होती, 8 - 5 हो जाएगी। 4 से ज्यादा नंबर बढ़ने पर 8 से माइनस करते हैं, तो अगर 1 2 3 यहाँ 1 था तो वैलेंसी 1 हो गई, बात सही है। लेकिन अब नीचे वाले ऑप्शन में हम जब देख रहे हैं तो इसमें आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगी? 8 - 6 2, बोलिए। तो मतलब B जो है इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2, और A की 1 हो जाएगी, और वैलेंसी क्रॉस करके फार्मूला बनाते हैं, है याद? मतलब B की वैलेंसी A का नंबर बनेगी और A की वैलेंसी B का नंबर बनेगी। A to B, कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? जब आप उस तरीके से सोचेंगे, वैलेंसी निकालेंगे, तब आप फार्मूला डिसाइड कर पाएंगे। हो सकता है कोई तीसरा भी एलिमेंट हो, वो भी सिखाऊंगा। हो सकता है कोई तीसरे एलिमेंट की भी वो दे रखी हो, लेकिन उसमें ये बताना पड़ेगा कि ये नॉन मेटल और ये मेटल है। फिर आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा कि टोटल पॉजिटिव चार्ज किसी मॉलिक्यूल में टोटल निगेटिव चार्ज के इक्वल होना चाहिए। तो 3 एलिमेंट का भी कॉन्फ़िगरेशन देके और पूछा जा सकता है कि इसका फार्मूला क्या होगा, लेकिन वो अलग से सिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्बिटल इज अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी? देखो इसके 2 तरीके हैं। जो ऑथेंटिक तरीका है तो वो होता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ये होता है n+l वैल्यू। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। इन दोनों का सम जिसके लिए ज्यादा आएगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक। अभी देखो ऑप्शन इनकरेक्ट करने का एक और तरीका होता है। सेकंड ऑप्शन में इन्होंने क्या दे रखा है कि 1s की एनर्जी सबसे ज्यादा है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, इस ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन कैसे हटाते हैं मैं आपको बता रहा हूं कि ऑप्शन रिजेक्ट कैसे करते हैं, 50-50 कैसे खेलते हैं, केबीसी की बात नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में एक चीज इन्होंने रखी है 3f। क्या 3 के पास f होता है? D होता है। 1 के पास S होता है, 2 के पास S और P दोनों होते हैं, 3 के पास S, P और D तीनों होते हैं, और F की शुरुआत 4 से होती है। मतलब इन्होंने थर्ड में F दे रखा है, मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है ना? बोलिए। ठीक, पहला और सी, मतलब फर्स्ट एंड सी, ये 2 ऑप्शन बचे। अब इनमें डिसाइड करना है हमको। n+l वैल्यू करके देख लें
आइडिया समझ आ जाएगा। n वैल्यू हमेशा देखो, n क्या होता है, n जो लिखा हुआ नंबर होता है, सामने लिखा हुआ नंबर ये n होता है, ठीक। जैसे ये 4s लिखा है तो 4n हो गया, 3d लिखा है तो 3 क्या हो गया, n हो गया, 4 लिखा है तो ये 4p क्या हो गया, n हो गया। ये सिस्टम इसका होता है। अब आप ध्यान से समझिए, जैसे पहला ऑप्शन, अच्छा l क्या होता है, l की वैल्यू मैंने आपको बताया है, s के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है, ठीक। एक तो ये तरीका है, पहले में 3 प्लस 2 कितना हुआ, 5। बोलिए, बोलो भैया। देखिए 3 वैल्यू क्या है, n, और d के लिए कितनी, l की वैल्यू 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। बोलिए। अच्छा सेकंड जो दे रखा है 4s, तो n की वैल्यू 4 और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 4 प्लस 0 कितना हुआ, 4। मतलब पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। कुछ समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूं मैं? क्योंकि n प्लस l की वैल्यू 3d, मतलब 3n, और d के लिए l की वैल्यू 2, तो 3 प्लस 2 5। सेकंड जो 4s था तो n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, तो 4 प्लस 0 कितना हुआ, 4। तो एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसके लिए n प्लस l वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पर 4s की एनर्जी इन्होंने ज्यादा बताई है ऑर्डर में और 3d की कम बताई है। मतलब आप पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, इतने से ही कंफर्म हो गया ये इनकरेक्ट है। भैया अगर 3 इनकरेक्ट ढूंढ लिए तो चौथा करेक्ट होगा ही होगा। बोलिए। तो ये आप चेक करके देख सकते हो, सबके लिए वैल्यू n प्लस l वैल्यू सेम आएगी। अगर कभी n प्लस l वैल्यू सेम आ जाए, इफ n प्लस l वैल्यू इज सेम, अगर कभी सेम आ जाए, देन ऑर्बिटल ऑफ लो वैल्यू ऑफ n will have lowest energy। अगर कभी n प्लस l वैल्यू सेम आ गई तो उस कंडीशन में जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। बोलो। जैसे हम यहां पर बात करें, यहां पर तो ध्यान से देखिए, 4p के लिए अगर हम बात करें तो 4 तो n हो गया और p के लिए l की वैल्यू 1 हो गई, तो कितना आया, 5 आया, नहीं आया। सेकेंड ऑप्शन जो इधर वाला है 5s, तो n की वैल्यू 5 हो गई और s की वैल्यू 0 हो गई, तब भी तो 5 आया। मतलब n प्लस l वैल्यू 4p के लिए भी 5 आ रही है और 5s के लिए भी 5 आ रही है। तो बताओ हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये देखेंगे कि n की वैल्यू किसके लिए कम है, तो n की वैल्यू इसके लिए कम है तो इसकी एनर्जी कम है और 5s की ज्यादा है ना। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10-5 मिनट ज्यादा पढ़ सकते हैं आप लोग? ठीक है, ठीक। एलिमेंट ए विद जनरल आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 यूजुअली एग्जिस्ट एज, दिमाग लगाओ, जोर डालो, देखो क्या कहना चाह रहा है। बोलिए। एलिमेंट ए विद जनरल आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 यूजुअली एग्जिस्ट एज, ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 है और ये पूछ रहे हैं बताइए कि वो कैसे एग्जिस्ट करता है। सब पहले ऑप्शन ए, और किसी के मन में है ऑप्शन ए? ये फार्मूला किसके लिए होता है? अगर ये आइडिया आपको लग जाएगा तो आप काम कर ले जाएंगे अपना। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन सी, एक ने कहा ऑप्शन ए, एक ने कहा ऑप्शन सी। और कोई कुछ अपना बताना चाहेगा ओपिनियन? ये जो NH2NP5 है ये एक्चुअल में हैलोजन का है, ये हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब F2Cl2Br2I2 इसके लिए है।
और ये वाले या तो A2 मतलब 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या A माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जिसने C बताया वो सही है। अब ये समझेंगे कैसे, ये बात कैसे समझ आएगी, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, हीलियम को छोड़कर बाकी जितनी इनर्ट गैसेस होती हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 आता है। समझ पाए? बोलो। हीलियम को छोड़कर बाकी जितनी इनर्ट गैसेस होती हैं, हीलियम का NH2 होता है, 1s2 होता है हीलियम का, बाकी सबका NH2NP6 आता है। अब जब अंदर की तरफ बढ़ेंगे, मान लो ये इनर्ट गैस वाला है, ठीक, इनर्ट गैस, अब इसके अंदर की तरफ आएंगे तो ये हैलोजन है। अब जब अंदर की तरफ आप मूव करेंगे तो P में एक घटाते चले जाइए, ये फ्लोरीन वाला है, ये फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन वाला है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है। तो अगर यहाँ पर NH2 और NP6 है तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, NP5 होगा। बोलो, बोलिए। एक अंदर आ रहे हैं ना तो एक कम होता चला जाएगा। यहाँ पर NP4 होगा, यहाँ पर NP3 होगा, यहाँ पे NP2 होगा। बोलो, ठीक, तो ये होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ E/M फॉर अ कैथोड रे। कैथोड रे के लिए E/M का रेशियो क्या होगा? E मतलब चार्ज और M मतलब मास। जे थॉमसन ने बताया था 1.758 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। ये कैथोड रे मतलब किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कैथोड रे किसकी बनी हुई थी? इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन से फिलअप थी। देखो कैथोड रे जो थी वो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो E/M रेशियो था वो हमेशा कांस्टेंट आता है, हमेशा फिक्स्ड होता है। और जो एनोड रेज थी वो प्रोटॉन थे, उनके लिए E/M का रेशियो डिपेंड करता है कि किस पर होगा। जो प्रोटॉन के लिए जब बात करेंगे तो मास चेंज होता जाएगा हर बार में। चार्ज जो होगा वो फिक्स्ड, चार्ज जो होगा वो हमको अभी चेक करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जो आपकी कैथोड रेज हैं इनके लिए E/M इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपान मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इन्होंने कहा द रेशियो ऑफ E/M फॉर अ कैथोड रेज वेरीज विद गैस। नहीं, गलत बात, नहीं वेरी करता, इज फिक्स्ड। ये बात सही है, E/M रेशियो कैथोड रे के लिए हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक, देखिए सेकंड ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ E/M ऑफ एनोड रेज हैज बीन ऑब्जर्व्ड व्हेन द डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड। अब यहां पर आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ऑप्शन, अब ये बात एनोड रेज की कर रहे हैं। एनोड रे मतलब किसकी बात कर रहे हैं? जो सेकंड वाला ऑप्शन था, यहां पर प्रोटॉन का मतलब हो जाएगा, प्रोटॉन्स। अब आप समझिए, जैसे इन्होंने नाइट्रोजन के लिए बात की, पहला ऑप्शन नाइट्रोजन की बात की, तो नाइट्रोजन के लिए E/M रेशियो क्या होगा? नाइट्रोजन N2 में एग्जिस्ट करता है तो या N भी रख लो, मान लो सिंगल ले लेते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14, चार्ज तो इतना ही होगा, मास कितना होगा? 28। अगर आप इसको करेंगे तो आ जाएगा 0.5 E, ये आएगा। अच्छा, दूसरा ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे, ये पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ऑक्सीजन की बात करेंगे E/M तो क्या हो जाएगा? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ये हो जाएगा 16 और मास होगा 32। तो अगर आप इसे कट करेंगे तो ये भी आपका 0.5 ही आ जाएगा। बोलिए, अपान M ऐसे रखते हैं अगर, ठीक। हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे, थर्ड ऑप्शन, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम के लिए देखेंगे तो 1E/1M, एक ही मास होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1E/M आ जाएगा। अच्छा, हीलियम के लिए देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन जो होगा, तो हीलियम के लिए E/M मतलब उसका चार्ज है 2E और मास होता है 4M, तो आप कट करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 E/M, है ना। सबसे हाईएस्ट किसके लिए आया? हाइड्रोजन के लिए। बोलिए, तो ये होगा। हम ये कह सकते हैं कि E/M रेशियो फॉर एनोड रे
ये डिपेंड करेगा E अपान M पर इनवर्सली, मतलब मास पर इनवर्सली और चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स होता है। ठीक है, बोलिए, कोई डाउट? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन डाई पॉजिटिव जिंक आयन, पॉजिटिव या चार्ज, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आने से न्यूट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा मास नंबर कितना है, 70। अच्छा, जिंक का एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक, एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक कितना होता है, 30। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला क्या होता है, बोलो बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो फार्मूला होता है वो होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। बोलो क्या ऑप्शन आएगा, बताइए। हाँ ठीक, तो ये 70 माइनस 40 कितना कितना हो जाएगा, 70 माइनस 30, सॉरी 70 माइनस 30, 70 माइनस 30, तो ये हो जाएगा आपका 40 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एटॉमिक ऑर्बिटल इज, एटॉमिक ऑर्बिटल वैसे तो वेव फंक्शन होता है, वो आप 11th या 12th में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर जब पढ़ते हैं तो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D में वो रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। एक्चुअल में जो हम ऐसे डिब्बा बना देते हैं वो ऑर्बिटल नहीं होता, वो हमारा इमेजिनेशन है, हम उस बेसिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन है, द रीजन इन विच देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। द सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिट होता है, ठीक है, इलिप्टिकल शेप, ये तो बात ही गलत है। 3 डायमेंशनल फील्ड अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी बात सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका, एनी पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू, किसी पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब आप समझिए, जो पी ऑर्बिटल होता है, पी, हाँ बस यहीं पे थोड़ी सी गलती हुई। अगर ये ऑर्बिटल कह रहा है तो ये बात आपने ध्यान नहीं दी। अगर ये सबसेल कहता तो 6 सही होता। सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से, px, py, pz। ऑर्बिटल तो 3 होते हैं ना p में, उन्होंने सबसेल नहीं कहा, p सबसेल नहीं कहा, p ऑर्बिटल कहा है। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, पाउली की आत्मा बोलती है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, लास्ट ऑप्शन डी, 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। ये चीज अगर बोलता p सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो आप कहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन सर, हम आपकी बात सही मान लेते हैं, लेकिन पाउली ने कहा किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। समझ पाए, मजा आया? हाँ बताइए। हाँ, गैस के लिए इसलिए होता है, एसटीपी पर वॉल्यूम गैस के ही लिए लोगे, क्योंकि वो जो डेराइव हुआ है मोर आइडियल कंडीशन में हुआ है, और ऐसा मान के चलते हैं कि कोई भी गैस अगर एसटीपी स्टैंडर्ड कंडीशन में लेते हो और उसका 1 मोल लेते हो तो उसका वॉल्यूम फिक्स होगा 22.4 लीटर। समझ पाए? अगर लिक्विड ले लोगे तो उसके लिए वो चीज अप्लाई नहीं हो पाएगी। ओके ठीक, कोई क्वेश्चन है आज के पूरी क्लास से? जितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ध्यान देंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी और इसी से रिलेटेड आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू। अच्छा, इसी में अभी आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी, तो थोड़ा सा आप वेट करिए, बस पहुंच रहे। Recording stopped.